कल वाले हमने जो लेक्चर था वहाँ पे हमने रेस्ट जुडिकाटा कंप्लीट किया था, ठीक है, क्योंकि जो रेस्ट सब्जुडाइज है सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 रेस्ट जुडिकाटा, ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है और बहुत ही मतलब कि इसमें से चांस रहते हैं कि आपको इस टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कंस्ट्रक्टिव रेस्ट जुडिकाटा की जो प्रोविजन है मैंने आपको वो बोला था ना, ऐसे इसमें जो इम्पोर्टेंट केस लॉस थे वो हमने कल डिस्कस किए थे, वो सारे आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉस थे और वैसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मुझे दोनों सेक्शन में से बनते थे वो मैंने आपको कल बताएंगे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है, आज हम देखेंगे सेक्शन 12 वार टू फर्दर सूट where a plaintiff is precluded by rules from the instituting a further suit in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this code applies. ठीक है, अब ये फर्दर सूट, जो फर्दर सूट है वो बार है सेक्शन 12 के अंदर, अगर उस कॉज ऑफ एक्शन जो जिस पर एक बार सूट इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, अब वो दोबारा उस पर सूट फाइल नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे इसमें अगर हम देखें अबेटमेंट ऑफ सूट, जैसे हम आगे जाकर करेंगे, एक सेक्शन है वो कौन सा है, दैट इज अबेटमेंट ऑफ सूट। वो क्या होता है उसको हम डिटेल में डिस्कस जब उसका हम ऑर्डर करेंगे ना तब देखेंगे कि वो कौन से ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है, दैट इज अबेटमेंट ऑफ सूट। अबेटमेंट ऑफ सूट, ठीक है, अब जो अबेटमेंट ऑफ सूट होएगा वो क्या होएगा, बार होएगा, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे देती हूँ कि अबेटमेंट ऑफ सूट क्या होता है। अबेटमेंट ऑफ सूट का मतलब होता है जैसे कि अगर एक पार्टी की डेथ हो गई है, ठीक है, जहाँ फिर वो अनसाउंड डेथ डिक्लेयर हो गई है, जब कोई भी ऐसी कंडीशन आ गई है कि अब वो सूट फर्दर कंटिन्यू नहीं रह सकता, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्लेंटिफ था, ठीक है, उसने सूट फाइल किया था डिफेंडेंट के अगेंस्ट, ठीक है, अब जो ये जो प्लेंटिफ था उसकी डेथ हो गई, इसने इससे 10,000 रुपीज क्लेम किए थे, अब जो प्लेंटिफ था इसकी डेथ हो गई, ठीक है, जहाँ फिर फॉर एग्जांपल जहाँ फिर डिफेंडेंट की डेथ होगी जहाँ फिर प्लेंटिफ की डेथ होगी, इनके कोई भी और इन दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो ये सूट क्या हो जाएगा, अबेटेड, मतलब कि सेम कॉज ऑफ एक्शन पर अब जो पार्टी है चाहे वो प्लेंटिफ है चाहे वो डिफेंडेंट है सूट फाइल नहीं कर सकती, ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा व्यू दे दिया, क्लू दे दिया कि अबेटमेंट ऑफ सूट क्या होता है, ठीक है, अब अबेटमेंट ऑफ सूट क्या होता है हम इसको जब हम ऑर्डर करेंगे ना 23 सीपीसी का तब हम उसमें डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये होता क्या है, ठीक है। अब आज हम जो नेक्स्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेक्शन 13, दैट इज फॉरेन जजमेंट। सेक्शन 13 फॉरेन जजमेंट, ठीक है, सेक्शन 13 की वर्डिंग सबसे पहले हम रीड करेंगे कि सेक्शन 13 में क्या बताया गया है फॉरेन जजमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। A foreign judgment shall be conclusive as to any matter thereby directly or directly adjudicated upon between same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title. So जो फॉरेन जजमेंट है, ठीक है, उसमें क्या है, उन्होंने सबसे पहले बताया कि अगर कोई मैटर जो डायरेक्टली था, ठीक है, कोई मैटर था वो डायरेक्टली एडजुडिकेट हो गया,
adjudicated between same parties और इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, ठीक है। कोई फॉरेन कोर्ट थी, फॉरेन कोर्ट में अगर कोई मैटर डिसाइड हो चुका है, ठीक है, तो क्या वो इंडिया के हिसाब से वो रेलिवेंट होगा, इसमें हम ये देखेंगे, ठीक है। जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर कोई फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव, ठीक है। फॉरेन जजमेंट है जो शैल बी कंक्लूसिव, उन्होंने शैल वर्ड यूज किया है, शैल बी कंक्लूसिव, ठीक है। फॉरेन जजमेंट कब कंक्लूसिव मानी जाएगी कि हाँ जी, अगर फॉरेन कोर्ट की जो जजमेंट है, किसी फॉरेन कोर्ट की मतलब कि फॉरेन कोर्ट है उसने कोई जजमेंट दे दी, जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी हिंदू थे, वो मैरिड हुए यहाँ पर इंडिया में, ठीक है। अब वो बाहर जाकर अमेरिका में शिफ्ट हो गए, अब क्या वो फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, ए और बी, ठीक है, ये हिंदू थे, इन्होंने मैरी की हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद ये शिफ्ट हो गए कहां पर, यूएस पर, यूएस से चले गए बाद में, ठीक है। अब इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, आप चाहे डिवोर्स लेना चाहते हैं, ये वापस इंडिया नहीं आएंगे, वो यूएस की जो कोर्ट है वहां पर भी डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। अब जो डिवोर्स होएगा ना, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ही डिसाइड होएगा, ठीक है। अगर ये इन्होंने जब यूएसए की जो कोर्ट है वहां पर डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर दी और यूएस की जो फॉरेन कोर्ट है उन्होंने क्या किया, डिवोर्स को ग्रांट कर दिया। अब ये क्वेश्चन आता है, क्या ये यूएस की कोर्ट ने जो डिवोर्स की डिग्री ग्रांट की है ए और बी को, चाहे उन्होंने म्यूचुअल कंसेंट से लिया, चाहे सिर्फ ए ने डिमांड किया था डिवोर्स बी के, और बी और ए को कोर्ट ने ग्रांट कर दिया था डिवोर्स, ठीक है। अब ये जो डिग्री ग्रांट की है ए के फेवर में यूएस की कोर्ट में, क्या वो कंक्लूसिव है, इसके रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दी, अगर ए और बी ने डिवोर्स फाइल किया है यूएस की कोर्ट में, बट उनकी जो मैरिज है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुई है, तो क्या जो यूएस की कोर्ट ने डिवोर्स ग्रांट किया है ए पर्सन के फेवर में, क्या वो रेलिवेंट है, क्या वो सही है। अगर किसी फॉरेन कोर्ट में जजमेंट दी है तो कब वो कंक्लूसिव होगी, उसके रिगार्डिंग कुछ कंडीशंस है, वो कौन सी कंडीशन है। सबसे पहले जो कंडीशन है क्या है, where it has not been pronounced by the court of competent jurisdiction। पहले तो उन्होंने हमें ये जो था ना, उन्होंने हमें जनरल रूल बता दिया कि जो फॉरेन जजमेंट होगी वो कंक्लूसिव शैल बी कंक्लूसिव, वो कंक्लूसिव होगी, ठीक है। अगर वो जो मैटर था फॉरेन की कोर्ट में कंक्लूसिव होगा, बट एक्सेप्ट वो कब उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, अगर वो जो मैटर था, वो लिटिगेशन थी, हैज not been pronounced by competent jurisdiction court, ठीक है। जब भी कोई फॉरेन कोर्ट फाइल करेगी
ये बहुत ज्यादा अटक रहा है, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा चल ही नहीं रहा। हाँ, मैं बात कर रही थी कि फॉरेन जजमेंट वो मान ली जाएगी, बट कब नहीं मानी जाएगी? अगर वो जो डिग्री है यूएस के कोर्ट ने, जिस यूएस के कोर्ट ने वो डिवोर्स डिग्री ग्रांट की थी, उसके पास कॉम्पिटेंट यूरिसडिक्शन नहीं है। ठीक है, अगर किसी कोर्ट के पास कॉम्पिटेंट यूरिसडिक्शन नहीं है तो उस कोर्ट का जो डिसीजन होगा, जो डिग्री होगी, वो बिल्कुल भी वैलिड डिग्री नहीं होगी। ठीक है, व्हाट इज कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंट यूरिसडिक्शन? इरेज करो उसको, क्या होने नहीं ऐसे हो जाता। आप इसको प्रेस करके मैंने आपको एग्जांपल दी थी ए और बी के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, वो इंडिया के रेजिडेंट से बट अब वो शिफ्ट हो गए हैं यूएस में। ठीक है, ए और बी जो थे उनकी जो मैरिज हुई थी वो किस एक्ट के तहत में? हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। अब वो दोनों हिंदू थे, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने मैरिज की अपने पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद वो यूएस चले गए। ठीक है, अब ए ने मैरिज के बाद डिवोर्स फाइल कर दिया यूएस की कोर्ट में। ठीक है, अब जो यूएस की कोर्ट में जिसने कोर्ट में वो डिवोर्स के लिए फाइल कर रहा है, डिवोर्स पिटीशन फाइल कर रहा है, क्या उस यूएस कोर्ट के पास कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन है? अगर तो उसके पास डिवोर्स की जो पिटीशन आई है उसको वो ट्राई कर सकता है, उसके पास पावर है, उसके पास कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन है। तो वो जो ग्रांट, जो डिवोर्स की डिग्री ग्रांट हुई है ए के फेवर में, वो क्या होगी? वैलिड होगी। अगर जो यूएस की कोर्ट थी वो कॉम्पिटेंट यूरिसडिक्शन वाली कोर्ट नहीं थी, मैंने आपको कल भी बताया था, जो यूरिसडिक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर किसी कोर्ट के पास कॉम्पिटेंट यूरिसडिक्शन नहीं है तो वो चाहे डिसीजन कितना भी टेक्निकली उस कोर्ट ने सही क्यों ना दिया हो, वो डिग्री क्या होगी? नल एंड वॉइड होगी। ठीक है, चाहे टेक्निकली ग्राउंड पर कितना भी सही उन्होंने डिग्री ग्रांट क्यों ना दी हो, बट फिर भी अगर ये, क्योंकि क्या होता है जो कॉम्पिटेंसी है वो क्या होती है? दैट इज गोज इनटू द वेरी रूट्स। ठीक है, वो बिल्कुल उसकी मतलब के जो लैक कर जाती है एक चीज, जिसको बोलते हैं ना लैक ऑफ जुरिसडिक्शन बन जाता है। अगर कॉम्पिटेंसी नहीं होगी ना किसी कोर्ट के पास, वो क्या बन जाएगी? लैक ऑफ जुरिसडिक्शन। अगर लैक ऑफ जुरिसडिक्शन होगी तो डिग्री क्या हो जाएगी? नल एंड वॉइड हो जाएगी। ठीक है, सो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है जिसके लिए हम बोल सकते हैं कि यस, ये जो कोर्ट है फॉरेन कोर्ट, अगर जिसने भी डिग्री पास की है उसके बाद अगर तो कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन थी उस चीज को डील करने के वास्ते, तो
उसकी डिग्री जो ग्रांट की है फॉरेन जजमेंट में, फिर तो वो वैलिड डिग्री होगी। बट अगर वो डिग्री जो ग्रांट की गई है किसी इनकम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा की गई है, तो जो फॉरेन जजमेंट है, तो जो भी फॉरेन जजमेंट है वो क्या होगी, तो फॉरेन जजमेंट वैलिड नहीं होगी, नॉट वैलिड इफ foreign court have no competent jurisdiction. सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, अब सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए फॉरेन डिग्री को वैलिड मानने के लिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट तो होगी कि कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, सेकंड क्या होगी, ऑन मेरिट्स, अगर तो केस डिसाइड हुआ है ऑन मेरिट्स, ठीक है, फिर तो क्या होगी फॉरेन जजमेंट है वो वैलिड होगी। अगर केस ऑन मेरिट्स नहीं है, अगर कोई केस डिसाइड नहीं हुआ ऑन मेरिट्स, तो वो क्या होगी, फॉरेन जो डिग्री है वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगी। ऑन मेरिट्स का क्या मतलब है, जैसे कि जो भी रूल रेगुलेशंस, जो भी एक वैलिड मतलब कि जो एक ऑर्डिनरी सूट में मतलब कि चलता है जो प्रोसीजर, ठीक है, चाहे तो वो प्लेंटिफ का हो, डिफेंडेंट का हो, एविडेंस के रिगार्डिंग हो, ठीक है, अगर तो वो ऑन मेरिट्स होगा तब तो वो फॉरेन कोर्ट की जो जजमेंट है वो वैलिड होगी। अगर वो ऑन मेरिट नहीं है तो फॉरेन जो डिग्री है वो वैलिड बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। अब सेकंड नेक्स्ट वाली क्या कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन है incorrect view of international law. Incorrect view of international law. अगर इनकरेक्ट व्यू हुआ इंटरनेशनल लॉ का, इसका क्या मतलब है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इस जैसे कि एक टर्म है लेक्स फॉरी, लेक्स लॉकी। अब इंटरनेशनल जो लॉ है वो कब मतलब क्या है, जब इंटरनेशनल लॉ का बेसिक मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ का बेसिक मतलब होता है कि जब दो प्राइवेट लॉज में कंफ्लिक्ट आ जाए तब इंटरनेशनल लॉ कम्स इनटू प्ले, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ लेक्स लॉकी और लेस फॉरी का मतलब, इस चीज को, इस थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझने के लिए, ठीक है। लेक्स लॉकी एंड लेक्स फॉरी, लेक्स फॉरी का मतलब होता है जैसे कि एविडेंस, एविडेंस एक्ट इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी, ए और बी दोनों किस कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। अब शादी के बाद वो यूएस चले गए, इसलिए ए ने डिवोर्स फाइल किया था यूएस की कोर्ट में, ठीक है। अब जो मैंने आपको पहले बताया हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर उनकी मैरिज हुई थी, ठीक है। अब जब हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर उनकी मैरिज हुई थी तो डिवोर्स भी किसमें होगा, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ही होगा। बट जो एविडेंस का प्रोसीजर है वो कौन सा होगा, जो यूएस का एविडेंस का प्रोसीजर है, और वहां पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंस, ठीक है। समझ आया आपको। इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ में आपको बता रही हूँ इसको डिटेल में, थर्ड पॉइंट को, क्योंकि हाँ हो सकता है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में करवा रही हूँ। पहले मैंने आपको बताया इंटरनेशनल लॉ का मतलब क्या होता है। इंटरनेशनल लॉ का बेसिक पर्पस क्या होता है कि जब दो प्राइवेट लॉ मतलब कि जब इंडिया के लॉ और यूएस के लॉ में कोई कंफ्लिक्ट हो तो इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल होता है। और इंटरनेशनल लॉ के कुछ रूल्स हैं, जैसे कि लेक्स फॉरी, लेक्स फॉरी का मतलब होता है रूल, ठीक है, प्रोसीजर कौन सा फॉलो। अब जैसे एविडेंस एक्ट है, एविडेंस एक्ट क्या है, लेक्स फॉरी। लेक्स लॉ की क्या है, लोकल लॉ।
इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो डिवोर्स है वो हिंदू मैरिज एक्ट की ग्राउंड पर ही होगा, बट जो ये इसने डिवोर्स फाइल किया है यूएस के कोर्ट में, उसका जो एविडेंस होएगा वो किस हिसाब से होएगा, यूएस के एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी उनका एविडेंस एक्ट यूएस में चल रहा है वही एप्लीकेबल होगा ए और बी पर, बट उनका डिवोर्स किस एक्ट के अंदर होगा, किस ग्राउंड्स के बेसिस पर होगा, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल लॉ। फॉर एग्जांपल अब ये जो डिवोर्स था ए और बी के बीच में, ठीक है, अब इसमें जो एविडेंस एक्ट था, ठीक है, अब लेक्स फॉरी के अकॉर्डिंग जो एविडेंस एक्ट है वो उसी कोर्ट का चलेगा जिस कंट्री में जो सूट है वो प्रोसीड हो रहा है। ठीक है, अब मान लो उन्होंने एविडेंस एक्ट था वो इंडियन एविडेंस एक्ट कर दिया, जहां फिर जो डिवोर्स की ग्राउंड थी उसने किसी और एक्ट के अकॉर्डिंग डिवोर्स ले लिया। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ हो जाएगा। अगर वहां पर जो सूट की प्रोसीडिंग थी वो यूएस एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो वो क्या होएगा, इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो फिर वो डिग्री क्या होएगी, नॉट वैलिड। ठीक है, ऑन मेरिट्स का मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं। ऑन मेरिट्स का मतलब है कि जैसे कि एक पार्टी को पूरा मौका मिलना चाहिए। अब जैसे मान लो ए और बी दोनों ही यूएस में थे, अब ए ने क्या किया, उसको समन भेजने थे ना कि मैं उससे डिवोर्स ले रहा हूँ, बी का गलत एड्रेस दे दिया कोर्ट ने। अब जो बी थी वो वहां पर रह ही नहीं रही थी जहां का ए ने, ए जो हस्बैंड है, जो डब्ल्यू बी है वो वाइफ है। ठीक है, अब जो हस्बैंड था उसने गलत एड्रेस दे दिया वाइफ का कि मेरी वाइफ इस जगह पर रह रही है, बट उसकी जो वाइफ थी उस जगह पर नहीं रह रही थी जिस पर वो समर जानी थी। ठीक है, अब उसने क्या कह दिया, वो जानबूझकर उस समन को इग्नोर कर रही है, तो कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, उस डिवोर्स को एक्स पार्टी डिग्री डिवोर्स ग्रांट कर दिया। अब क्या ये ऑन मेरिट्स है? नो, ये जो डिवोर्स हुआ है ऑन मेरिट्स नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि दूसरी पार्टी को तो पता ही नहीं है, उसको तो समन पहुंची ही नहीं। ठीक है, सो उसको हम क्या बोलेंगे, वो केस जो था वो ऑन मेरिट नहीं था, इसलिए जो डिग्री है वो भी वैलिड नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा पेन नीचे लाना। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है इसकी क्या एसेंशियल कंडीशन है, अगर किस चीज का नेक्स्ट क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए फॉरेन डिग्री को वैलिड करने के वास्ते, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगर कोई डिवोर्स की डिग्री, जैसे मैंने आपको पहले जो मैं एग्जांपल को कंटिन्यू करूंगी इसी चीज से। ठीक है, अब मान लो वहां पर वायलेशन हुई है नेचुरल जस्टिस की। ठीक है, व्हाट इज नेचुरल जस्टिस? नेचुरल जस्टिस का क्या मतलब है, जैसे कि एक पर्सन अपने खुद के ही केस में जज नहीं हो सकता, दैट इज, अगर वो खुद के ही केस में जज है तो दैट इज अपोज टू इंटरनेशनल, सॉरी, अपोज टू नेचुरल जस्टिस। ठीक है, और क्या हो गया, जैसे कि स्पीकिंग ऑर्डर। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ नेचुरल जस्टिस क्या होता है। नेचुरल जस्टिस, ठीक है, नेचुरल जस्टिस के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू हर्ट, इसको मैंने क्या लिख दिया, राइट टू हर्ट। सेकंड क्या होता है, नो वन
will be a judge in his or her own case. Third, speaking order. नेचुरल जस्टिस का क्या मतलब होता है कि हर एक पर्सन को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपना अपनी साइड के जो भी मतलब कि व्यू है वो उसको रख सके। ठीक है, अगर ए और बी के बीच में डिवोर्स की डिग्री, अगर ए और बी, ए जो है वो डिवोर्स लेना चाहता है इससे अडल्ट्री की ग्राउंड पर, ठीक है, तो जो बी है उसको पूरा राइट मिलना चाहिए अपनी बात रखने का कोर्ट में। इसको क्या बोला जाता है? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू हर्ट और राइट टू हर्ट। ठीक है, दूसरा हो गया कि एक पर्सन खुद के ही केस में जज नहीं हो सकता। अगर मान लो ए ही उस कोर्ट में जज बना हुआ है और ए ने ही डिवोर्स की फाइल, डिवोर्स की जो पिटीशन है वो फाइल की है, अब एक पर्सन खुद के ही केस में जज होएगा तो क्या वो जस्टिस दे सकेगा? नहीं। इसीलिए कहा गया है नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन अपने ही केस में जज नहीं हो सकता। स्पीकिंग ऑर्डर, स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि जो भी आपने डिग्री ग्रांट की है या फिर अपने जजमेंट दी है, दैट शुड हैविंग विद रीजंस। उसके लिए आपको रीजंस देने होंगे कि अगर आपने डिवोर्स की डिग्री ग्रांट की है तो उसके रीजंस क्या है। या फिर कोई भी अगर ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है किसी के भी फेवर में, चाहे फॉरेन कोर्ट ने ए के फेवर में दिया चाहे बी के फेवर में केस दिया, बट उसके लिए कोर्ट को रीजन देने पड़ेंगे। रीजन कौन से? लॉफुल रीजन। ठीक है, अगर तो ये तीनों कंडीशंस पूरी हो रही है तो वहां पर नेचुरल जस्टिस हुआ है। अगर वहां पर स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, आपने आर्बिट्रेरी कोई डिग्री ग्रांट कर दी, आर्बिट्रेरी मतलब फेवरिज्म किया, ठीक है, अगर आपने कोई ऐसी फॉरेन कोर्ट ने कोई ऐसी डिग्री ग्रांट कर दी जो कि स्पीकिंग ऑर्डर में नहीं आ रही, उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रही, तो वो क्या हो जाएगा? अपोज टू नेचुरल जस्टिस। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि ए जो हस्बैंड है और जो बी है वो वाइफ है। ठीक है, ए ने यूएस के कोर्ट में डिवोर्स फाइल किया, ठीक है, अब इसने ए ने सम्मन जो देने थे बी को जाने थे, कोर्ट में क्या किया? गलत एड्रेस दे दिया अपनी वाइफ का। अब वहां पर सम्मन बी बी तक जो उसकी वाइफ थी उस तक पहुंच ही नहीं रही थी। ठीक है, अब इस केस में ना तो ये अनमैरिड हुआ क्योंकि इसको अपने पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया गया, और यहाँ पर क्या हो गया? एक्स पार्टी डिग्री हो गया क्योंकि इसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं अपनी बात बोलने की। अगर कोर्ट ने एक्स पार्टी डिग्री ग्रांट कर दी, ठीक है, एक्स पार्टी डिग्री ग्रांट कर दी, तो ये क्या हो गया? अपोज टू नेचुरल जस्टिस। सो अगर फॉरेन जजमेंट में अपोज टू नेचुरल जस्टिस हुआ है, ठीक है, तो वो डिग्री भी क्या होगी? वॉइड। ठीक है, नेक्स्ट अब ये क्या कंडीशन है फॉरेन जजमेंट जिसके रिगार्डिंग हम कह सकें कि ये वैलिड जजमेंट है। नेक्स्ट है डिग्री ऑब्टेन बाय फ्रॉड। अगर किसी पार्टी ने जो डिग्री ली है वो किस तरह ली है? फ्रॉड से ली है। अगर डिग्री ली है फ्रॉड से, जैसे कि ये भी एक फ्रॉड ही, मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी है ना, जब फिर मान लो कि उसने जो कोई भी डॉक्यूमेंट पेश की वो फ्रॉड था, ठीक है, तो वो डिग्री क्या हो जाएगी? वॉइड डिग्री हो जाएगी। जैसे मैंने आपको अभी अभी ए और बी के डिवोर्स वाली एग्जांपल दी थी, अगर मान लो वो डिग्री फ्रॉड से ऑब्टेन की गई है, ठीक है, उस डिग्री को लेने के लिए कुछ फ्रॉड कमिट किया गया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए और बी में जो ए हस्बैंड बी वाइफ, अब इसने क्या कह दिया कि
कोई भी फ्रॉड अगर इसके साथ कमिट किया, फॉर एग्जांपल पर्सोनेशन किया, पर्सोनेशन मतलब कि एक सी थी गर्ल, उसको बोल दिया कि ये मेरी वाइफ है और म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले लिया किसी तरह फ्रॉड करके, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वॉइड डिग्री होगी, ठीक है। नेक्स्ट, where it sustains a claim found on the breach of any law in force in India, अगर वहां पर किसी भी एक्ट का वायलेशन हुआ है, ब्रीच हुआ है, ठीक है, तो वो भी क्या बन जाएगी, डिग्री वॉइड, ठीक है। अब मान लो ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ए और बी इंडिया में थे, उनमें जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो यूएसए में हुआ था। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन होती है ना, वहां पर ही यूरिस्डिक्शन बनती है कि उस जो ए है वो इंडिया से है, जो बी है वो कनाडा से है, ठीक है। अब इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो पार्टीज डिफरेंट कंट्री से हैं, जिस भी जगह पर उनका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वही की जो मतलब कि वही जो कंट्री है उसी कंट्री की कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन आ जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट कि अगर किसी पार्टी ने ब्रीच किया तो वो यहाँ पर फॉर्मेशन हुई थी ना कॉन्ट्रैक्ट की, उसी जगह की कोर्ट पर अब वो केस चलेगा। अब ए इंडिया से है, बी कनाडा से है, वो दोनों ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो यूएस में ही है। ए ने कहा था कि मैं आपको 10 लीटर ऑयल सप्लाई करवाऊंगा, बी ने कहा था कि मैं आपको 1 लीटर के बदले $200 दूंगा, ठीक है। तो ये जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो यूएस में होता। अब ए ने क्या किया, ए ने सप्लाई नहीं करवाया ये 10,000 लीटर का ऑयल, ठीक है। अब जब सप्लाई नहीं करवाया तो जो बी है उसके पास क्या रेमेडी है कि अब जो उसने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो यूएस में जाकर यूएस की जो कोर्ट है उसमें कंपनसेशन के लिए, ठीक है, सूट फाइल कर सकता है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजन है वो किस कंट्री की अप्लाई होगी, यूएस की अप्लाई होगी। अगर यूएस की जो कॉन्ट्रैक्ट की मतलब कि उसका जो एक्ट है अगर वो फुल जो यूएस का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग प्रोविजंस फॉलो नहीं होंगी तो वो डिग्री क्या होगी, वॉइड होगी, ठीक है। अब अगर हम इस एग्जांपल को अपोजिट कर दें, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है अगर ये हुआ ऑन ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, ठीक है। जैसे मैं आपको ए और बी हस्बैंड और वाइफ वाली एग्जांपल दे रही थी, अगर वो एचएमए के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, अगर वो जो डिवोर्स था, क्योंकि ए और बी हिंदू थे, इन्होंने मैरिज भी किसके अंदर की थी, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर की थी। अब अगर कोई भी वायलेशन हुई हिंदू मैरिज एक्ट की तो वो डिग्री क्या होगी, नल एंड वॉइड होगी, ठीक है। सिंपली अगर मैं एफवी क्लॉज को आपको समझाऊं सिंपल वर्ड्स में, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि where it sustains a claim founded on breach of any law in force in India। ए और बी हिंदू है, उनकी जो मैरिज है वो भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हुई है, ठीक है। अगर कोई भी वायलेशन होती है हिंदू मैरिज एक्ट की किसी भी प्रोविजन की, तो वो जो डिग्री है वो क्या होगी, नल एंड वॉइड होगी। अगर ये 6 कंडीशन में कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, फॉरेन जजमेंट क्या होगी, नल एंड वॉइड। वैसे तो जनरल रूल यही है कि हाँ जी जो फॉरेन जजमेंट है वो वैलिड है, बट कब वैलिड नहीं होगी, अगर वो जजमेंट प्रोनाउंस नहीं की गई कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा। सेकंड, अगर वो जजमेंट जो है ऑन मेरिट नहीं है तो भी वो जजमेंट
क्या होगी, फॉरेन जजमेंट वॉइड होगी। अगर वो अगर उस जजमेंट में इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ हुआ है, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ का जो व्यू है उसको इनकरेक्टली लिया गया है, तो ये जो फॉरेन जजमेंट है वो नल एंड वॉइड होगी। अगर अपोज टू नेचुरल जस्टिस है तो भी फॉरेन जजमेंट क्या होगी, नल एंड वॉइड होगी। अगर वो फॉरेन जजमेंट ऑब्टेन की गई है बाय फ्रॉड तो भी क्या हो जाएगी, वो फॉरेन जजमेंट नल एंड वॉइड। अगर वो क्लेम जो हुआ है ऑन द ब्रीच ऑफ एनी लॉ, अगर किसी इंडियन लॉ का ब्रीच हुआ है उस जजमेंट के अंदर, तो भी वो जजमेंट क्या होगी, नल एंड वॉइड होगी। ठीक है, अब उन्होंने जो मैं आपको केस लॉ बता रही थी ना, यही इस केस फैक्ट जो मैं आपको बता रही थी ए और बी वाली, है ना, उसका जो इस फॉरेन जजमेंट सेक्शन 13 पर जो लैंडमार्क जजमेंट है, जो सेक्शन 13 पर लैंडमार्क जजमेंट है, जो मैं आपको फैक्ट्स बता रही थी ए और बी के डिवोर्स वाले, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो उसने गलत एड्रेस दे दिया अपनी वाइफ का, एक्स पार्टी निकली हुई है, वो सारे किस केस लॉ के फैक्ट थे, सत्या वर्सेस तेजस। सत्या वर्सेस This is very important case law and landmark judgment on section 13 सत्या वर्सेस तेजा सिंह, डायरेक्टली आपको पूछी जा सकती है किसने, पेपर में। अब जो सेकंड लैंडमार्क जजमेंट है सेक्शन 13 पर, वो कौन सी है, जो भी मैं आपको जजमेंट बताते जा रही हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क होती हैं, जो डायरेक्टली पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, गुरदयाल सिंह वर्सेस राजा ऑफ फरीदकोट, ये भी इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट है। गुरदयाल सिंह वर्सेस राजा ऑफ फरीदकोट, ठीक है। इसमें भी वायलेशन हुई थी, जो ये 6 कंडीशन दी है ना, इसकी वायलेशन हुई थी, इसीलिए इस कोर्ट में, इसीलिए इस केस में कहा गया था कि जो फॉरेन जजमेंट है वो नल एंड वॉइड है। ठीक है, क्योंकि इसमें ना एक्शन इन पर्सोनम था, एक होता है एक्शन इन पर्सोनम, एक होता है एक्शन इन रेम। इसमें क्या था, मतलब कि जिस पर्सन के पास राइट था, मतलब कि जिसके अगेंस्ट आपने सूट फाइल किया है, अगर वो पर्सन वहां पर रहता ही नहीं है, तो वो जजमेंट अगर कोर्ट ने एक्स पार्टी डिग्री कर दी या फिर उस पर्सन के फेवर में कर दी, है ना, और उस पर्सन के अगेंस्ट कर दी, जो पर्सन वहां पर रह भी नहीं रहा, तो वो फॉरेन जजमेंट क्या होगी, नल एंड वॉइड होगी। ये भी लैंडमार्क जजमेंट है इस पर। ठीक है, जो नेक्स्ट जजमेंट है इस पे वो है एमएस इंटरनेशनल वुलन मिल्स लिमिटेड वर्सेस एमएस स्टैंडर्ड वुलन यूके लिमिटेड। थर्ड जो जजमेंट है, एमएस वुलन, सॉरी एमएस इंटरनेशनल वुलन,
इंटरनेशनल वुलन लिमिटेड वर्सेस एमएस स्टैंडर्ड मिल्स यूके लिमिटेड। ये भी इस पर इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट है। एमएस इंटरनेशनल वुलन लिमिटेड वर्सेस एमएस स्टैंडर्ड मिल्स यूके लिमिटेड। लैंडमार्क सीधा ही आपको यही पेपर क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन है जो पेपर में पूछेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसकी प्रिजम्पशन क्या होगी। प्रिजम्पशन एज टू द फॉरेन जजमेंट, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट purporting to be certified copy of the foreign judgment that such judgment was pronounced by the court of competent jurisdiction unless the contrary appears on the record, but such presumption may be displaced by proving want of jurisdiction। ठीक है, अब अगर मान लो जो फॉरेन जजमेंट थी ना, अगर उसकी सर्टिफाइड कॉपी है, ये सेक्शन 14 है। नेक्स्ट इसकी प्रिजम्पशन की बात करेंगे कि इसकी प्रिजम्पशन क्या है। अगर फॉरेन जजमेंट की सर्टिफाइड जो कॉपी है, ठीक है, वो प्रोड्यूस कर दी, तो वो शैल प्रिज्यूम माना जाएगा। आपको याद रखना ये क्या है, शैल प्रिज्यूम। ठीक है, इंडियन कोर्ट क्या करेगी, इंडियन कोर्ट फॉरेन जजमेंट सर्टिफाइड कॉपी अगर प्रोड्यूस हो गई इंडियन कोर्ट के सामने, तो इंडियन कोर्ट क्या करेगी, शैल प्रिज्यूम करेगी कि ये जो जजमेंट पास की है फॉरेन कोर्ट ने, वो किसके द्वारा की गई है, कंपीटेंट यूरिसडिक्शन वाली कोर्ट ने ही डिसाइड की है। शैल प्रिज्यूम माना जाएगा तब तक। अगर मान लो जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो अपोजिट पार्टी है, उसने सेक्शन 13 की जो ए से लेकर एफ तक ये जो 6 कंडीशन है, दैट इज अपोज टू इंटरनेशनल लॉ, या फिर ब्रीच की हुआ है, या फिर फ्रॉड से obtain की है, अपोज टू नेचुरल जस्टिस है, अनवैलिड नहीं है, कॉम्पिटेंट कोर्ट में पास नहीं की है, अगर ये कोई भी कंडीशन आ गई, प्रूव हो गई, तो वो जजमेंट क्या होगी, नल एंड वॉइड। वैसे तो सेक्शन 14 में क्या कहा गया है कि जो फॉरेन जजमेंट है, अगर उसकी सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस होगी तो इंडियन कोर्ट उसको शैल प्रिज्यूम मान लेगी कि जी हाँ जी कंपीटेंट कोर्ट जुरिसडिक्शन ने डिसाइड की है, ये जो जजमेंट है वैलिड है। बट अगर वो सेक्शन 13 की जो एक्सेप्शन दी है ए टू एफ तक, अगर वो एक भी कंडीशन किसी ने प्रूव कर दी, तो वो जजमेंट क्या हो जाएगी, चाहे उस फॉरेन जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस क्यों ना होगी हो, तो जजमेंट वो क्या हो जाएगी, नल एंड वॉइड। अगर जो सेक्शन 13 में जो 6 कंडीशन हमने डिस्कस की हैं, अगर उनमें से एक कंडीशन भी प्रूव हो गई, ठीक है, तो वो जजमेंट क्या रहेगी, नल एंड वॉइड। दिस इज ऑल अबाउट फॉरेन जजमेंट। तेजा सिंह वर्सेस सत्या एमएस इंटरनेशनल वुलन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एमएस स्टैंडर्ड वुलन यूके प्राइवेट लिमिटेड, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट। और गुरदयाल सिंह वर्सेस राजा फरीदकोट, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है इस टॉपिक पे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट करेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 15। अब हम यूरिसडिक्शन की बात करेंगे, प्लेस ऑफ सुइंग, कि कहां पर सूट फाइल होगा। ठीक है, एक तो हो गया स्पेसिफिक यूरिसडिक्शन, एक होगी जनरल। ठीक है,
दो चीजें आ जाती हैं, एक रॉन्ग और टॉट। इसमें क्या कहता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इसमें क्या आ जाता है, रेजिडुअरी। ठीक है, अगर टॉट कमिट हुआ है, रॉन्ग कमिट हुआ है, तो उसकी जुरिडिक्शन किसमें बताई गई है, सेक्शन 19 के अंदर। ठीक है, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी प्रोविजन किसमें है, सेक्शन 16, 17 एंड 18। ठीक है, जो रेजिडुअरी क्लॉज है दैट इज सेक्शन 20। ठीक है, इसमें क्या है, कहां पर, जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, जहां पर कोई पर्सनली वर्क फॉर गेन कर रहा है डिपेंडेंट, या फिर जहां पर डिपेंडेंट रिजाइड कर रहा है, या फिर कैरी ऑन बिजनेस कर रहा है। ठीक है, वो सेक्शन 20 के अंदर आ जाएगा। अगर तो टॉट किसी ने कमिट किया तो उसकी जुरिडिक्शन कहां पर बताई गई है, सेक्शन 19 में बताई गई है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट हुआ है, उसके रिगार्डिंग जुरिडिक्शन किस में बताई गई है, 16, 17 एंड 18 के अंदर। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 15। ये सीधा आपको पूछते हैं कि जो सेक्शन 15 है वो रूल ऑफ प्रोसीजर है कि रूल ऑफ यूरिसडिक्शन है, क्योंकि जब हम बात करते हैं सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20, वहां पर हमको क्या बताया गया है, तो वहां पर हमको यूरिसडिक्शन बताई गई है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डिस्प्यूट है तो उसकी जुरिडिक्शन किस कोर्ट के पास रहेगी। अगर रॉन्ग कमिट हुआ है, टॉट कमिट हुआ है और आपने कंपनसेशन क्लेम करना है, तो उसके रिगार्डिंग किस कोर्ट में के पास जुरिडिक्शन है। ठीक है, और रेजिडुअरी क्लॉज 20 की, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपका कोई डैमेजेस आपने क्लेम करने, तो उसकी जुरिडिक्शन किस कोर्ट के अंदर आती है। ठीक है, ये सारा इसमें बताएगा जुरिडिक्शन। बट जो सेक्शन 15 है ना, जो सेक्शन 15 है दैट इज रूल ऑफ प्रोसीजर, नॉट रूल ऑफ यूरिसडिक्शन। ये आपको हमेशा ही याद रखना है। सीधा आपको पेपर में पूछेंगे कि सेक्शन 15 जो है वो रूल ऑफ प्रोसीजर है कि रूल ऑफ यूरिसडिक्शन है। तो आपको हमेशा क्या याद रखना है कि सेक्शन 15 इज अ रूल ऑफ प्रोसीजर, नॉट अ रूल ऑफ यूरिसडिक्शन। क्योंकि जो इसकी वर्डिंग है वो क्या है, every suit shall be instituted in the court of lowest grade competent to try it। सेक्शन 15 कहता है कि जो हर एक सिविल सूट है वो किस कोर्ट में इंस्टीट्यूट होएगा, लोएस्ट ग्रेड, जो कंपिटेंट है उसको डिसाइड करने के लिए। ठीक है, अब जैसे जो कंपिटेंसी होती है, कुछ तो सूट आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी फाइल कर सकते हो, कुछ जो सूट्स होते हैं वो आप सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन के लिए फाइल कर सकते हो। सेक्शन 15 क्या कहता है कि जो लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट टू ट्राई सूट है, वो उसमें फाइल होगा। जो सेक्शन 15 है ये क्या है, रूल ऑफ प्रोसीजर, नॉट अ रूल ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, ये है सेक्शन 15। नेक्स्ट है सेक्शन 16। ये है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द पेक्यूनरी और अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। मैंने आपको कल ही बताया था, अगर एक कोर्ट के पास कंप्यूटर जुरिसडिक्शन है बट उसकी कुछ पेक्यूनरी भी जुरिसडिक्शन भी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कोर्ट के पास लिमिटेड और पेक्यूनरी यूरिसडिक्शन है, मतलब पेक्यूनरी यूरिसडिक्शन का मतलब है कि किस लिमिट तक, किस वैल्यू तक कोर्ट डिसाइड कर सकती है मैटर।
ठीक है। अब मान लो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गया। अब अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डिस्प्यूट आ गया बट जो उसकी वैल्यूएशन है वो उसमें क्लेम करने की बात की गई है वो कितनी है 50 लाख 5 लाख की, बट उसकी जो लिमिट है वो कितनी है 5 लाख की। ठीक है, तो इसको क्या इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू पेक्यूलियरी और अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। जब भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की यूरिसडिक्शन सेक्शन 16 में फॉलो करेंगे साथ ही साथ आप उस कोड की पेक्यूलियरी यूरिसडिक्शन और अदर लिमिटेशन जो प्रिस्क्राइब की है लॉ के द्वारा वो भी आप फॉलो करोगे। ठीक है, सो जो पहली कंडीशन क्या है, सो टू बी इंस्टीट्यूट वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड। सेक्शन 60 क्या है, वेयर subject matter is situated। ठीक है, यहां पर सब्जेक्ट मैटर होगा यूरिसडिक्शन उसी ही कोर्ट के पास होगी, मतलब कि जिस टेरिटरी में ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे ये बिल्डिंग है, चाहे ये एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, चाहे ये रेजिडेंशियल हाउस है, जिन अगर किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग डिस्प्यूट हुआ तो जो जिस जगह पर ये है, जिस जगह पर ये सिचुएटेड है सब्जेक्ट मैटर, डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर, उसी यूरिसडिक्शन की कोर्ट के पास यूरिसडिक्शन है कि वो इस मैटर को डिसाइड कर सकती है। ठीक है, पहला क्या हो गया, source to be instituted where subject matter situated for the recovery of immovable property। पहला आपने क्या रिकवर करना है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज। अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी रिकवर करनी है, ठीक है, विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट, मान लो ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो रिकवरी करनी है आपने, चाहे तो विद और विदाउट रेंट करनी है या विद और विदाउट प्रॉफिट करनी है। अगर ये अमृतसर में है प्रॉपर्टी तो ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का जो केस है वो अमृतसर कोर्ट में फाइल होगा। ठीक है, सेकंड, अगर आपने क्या करना है, फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, थर्ड, फोरक्लोजर, सेल, रिडम्पशन in case of mortgage। in case of mortgage नेक्स्ट आ गया डिटरमिन। हाँ, पहले आप ये डिस्कस कर लेते हैं ना सेकंड वाला। अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की पार्टीशन करनी है आपने, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जिस यूरिसडिक्शन में आ रही है, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी पार्टीशन करनी है वो सब्जेक्ट मैटर जिस भी यूरिसडिक्शन में आ रहा है वही की जो यूरिसडिक्शन, वही यूरिसडिक्शन की जो कोर्ट है आप उस कोर्ट में सूट फाइल करोगे। सेम मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई प्रॉपर्टी जलंधर में है जिसकी आपने पार्टीशन करनी है तो वो सब्जेक्ट मैटर आपका क्या है, वो प्रॉपर्टी जिसकी आपने पार्टीशन करनी है और वो जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पर है, वो जलंधर में है, तो अल्टीमेटली उसकी जो यूरिसडिक्शन है वो किस कोर्ट के पास होगी, जलंधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास होगी।
ठीक है। थर्ड, अगर आपने मोर्टगेज की थी प्रॉपर्टी, मोर्टगेज का क्या मतलब होता है? मोर्टगेज का मतलब होता है कि आपने किस मोर्टगेज स्पेसिफिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी की ही होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी की कभी भी मोर्टगेज नहीं होती, उसकी प्लेज होती है, ठीक है। अब अगर मान लो आपने मोर्टगेज कर दी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पर भी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने मोर्टगेज की है, ठीक है, जहां पर सब्जेक्ट मैटर है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पर भी सिचुएटेड है, चाहे तो आपने मोर्टगेज की है और मोर्टगेज प्रॉपर्टी को चाहे तो आपने रिडीम करवाना है। अब मोर्टगेज में एक तो होता है मोर्टगेजी और एक होता है मोर्टगेजर। जो मोर्टगेजर होता है वो कौन होता है? ओनर प्रॉपर्टी का। मोर्टगेजी कौन होता है? जिसके पास जो प्रॉपर्टी है वो गिरवी आपने रखी होती है, जिससे आपने उधार लिया होता है। अब मोर्टगेज क्या होती है? अब मान लो ये प्रॉपर्टी है, ये ओनर है, इसने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो किसको गिरवी रख दी? ये ए है, ये बी है, ए इस एक प्रॉपर्टी का ओनर है, ठीक है। अब उसने अपनी ये जो प्रॉपर्टी थी वो मोर्टगेज कर दी बी को और उससे 5 लाख रुपया ले लिया, ठीक है। 5 लाख रुपया उससे ले लिया। अब जब भी चाहे तो ए को अपनी प्रॉपर्टी रिडीम करवानी है, चाहे बी को फोरक्लोजर करवाना है, ठीक है। जो जब ए इसको 50 लाख रुपए दे देगा तो ए के पास क्या राइट आ जाता है कि जो अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो इसकी पोजेशन में है, जो इसके कब्जे में है, जो उसने मोर्टगेज की है बी को, उसको अपने वापस लेना है, रिडीम करवाना है, ठीक है। अगर मान लो कि ये जो 5 लाख का उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आप इसको 3 साल में वापस कर दोगे विद इंटरेस्ट 5%, ठीक है, मंथली उस पर इंटरेस्ट लगेगा 5%। अब उसने ये वापस नहीं किया, टाइम पीरियड निकल गया। अब जो बी है अपना पैसा कैसे रिकवर करेगा? फोरक्लोजर करवा के, मतलब कि अब वो कोर्ट के पास जाएगा, ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरे को दे दी जाए ताकि जो मैं अपना पैसा रिकवर कर सकूं, जो मैंने ए पर्सन को उधार दिया था। अब यहाँ पर भी जो मोर्टगेज प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी, ठीक है, वहीं पर सूद फाइल होगा, ठीक है। इसको इसलिए मैंने आपको ये फोरक्लोजर का कांसेप्ट भी बता दिया और रिडेम्पशन का कांसेप्ट भी बता दिया। अगर किसी प्रॉपर्टी की इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल हो रही है, वो जो प्रॉपर्टी है वो अमृतसर में है और जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो सेल कहाँ पर हो रही है? एक पर्सन ए जो है वो कहाँ पर है? लुधियाने का, और जो बी पर्सन है वो कहाँ पर है? जलंधर का। पर जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पर है? अमृतसर में। अब इस अमृतसर प्रॉपर्टी अगर सेल होनी है इसकी, तो यहाँ पर भी जो प्रॉपर्टी सिचुएटेड होएगी उसकी सेल वही वहीं पे होगी। सेल अगर सेल के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट आता है तो प्रॉपर्टी जहाँ पर होएगी उसी जुरिडिक्शन की कोर्ट के पास पावर होगी कि उस चीज को डिसाइड करें, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया, फॉर द टर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और टू इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। एनी इंटरेस्ट का क्या मतलब है? एक बात तो आपको समझ आ गई ना कि ये सारी ही किसके रिगार्डिंग है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डिस्प्यूट की बात हो रही है। बट हाँ, वो राइट और डिस्प्यूट अलग अलग है। जैसे फर्स्ट में क्या है, आपको रिकवरी करनी है प्रॉपर्टी की, ठीक है, पार्टीशन करनी है, फोरक्लोजर सेल रिडम्पशन करना है, या फिर चार्जशीट क्यों नहीं क्रिएट हुआ है प्रॉपर्टी पर, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया जो क्लॉज है वो कौन सी है? फोर क्लॉज है कि अगर आपको डिटरमाइन करना है एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी इसका जो ओनर था
वो ए था, जो ए की वाइफ थी वो कौन थी, बी, ए की डेथ हो गई, ठीक है। अब जो बी है, जो इसकी विडो है ए की, वो क्या कह रही है कि मैं इसकी लीगल हेयर हूँ, इस प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा होना चाहिए। अब ये जो डिटरमिन करना है राइट, दैट इज जो इसका लीगल हेयर है। अब जो ए है उसकी डेथ हो गई, सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो बी है, इसकी जो वाइफ है, विडो है, वो उसकी लीगल हेयर है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी में जो भी इंटरेस्ट है वाइफ का, चाहे तो वो मेंटेनेंस के रूप में हो गया, चाहे तो उसका एक लीगल हेयर के रूप में हिस्सा हो गया, वो क्या करना है, उसका वाइफ का राइट डिटरमिन करना है इस प्रॉपर्टी में कितना है। तो जहां पर भी ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड होएगी, सूट वहीं पर फाइल होएगा, ठीक है। चाहे तो आपने कोई इंटरेस्ट डिटरमिन करना है, इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि मान लो कि इसका एक जो ए है उसकी एक माइनर डॉटर है, अब वो इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है लाइफ टाइम का इंटरेस्ट, ठीक है। अब वो अपने एक लिख कर गया था कि मैं ये जो प्रॉपर्टी है इसमें जो लाइफ टाइम इंटरेस्ट है वो अपनी माइनर डॉटर में वेस्ट कर रहा हूँ। तो वो क्या है इस इमूवेबल प्रॉपर्टी में, इंटरेस्ट, दैट इज लाइफ टाइम इंटरेस्ट। लाइफ टाइम इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है कि आप उस प्रॉपर्टी को अपनी लाइफ टाइम तक एंजॉय तो कर सकते हो, उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो, आप उस चीज को बेच नहीं सकते, ठीक है। सिर्फ आपका जितनी आपकी लाइफ है आपका उतनी तक ही इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। सो अगर आपने डिटरमिन करना है कोई राइट या फिर इंटरेस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी में, जहां पर भी वो प्रॉपर्टी होगी सूट वहीं पर फाइल होगा। नेक्स्ट आ गया फॉर द कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हुआ है उसके रिगार्डिंग आपने कोई कंपनसेशन लेना है, तो कंपनसेशन आप किस जगह क्लेम करेंगे, जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, ठीक है। अगर आपने कंपनसेशन लेना है, कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पर भी जो सिचुएटेड होएगी प्रॉपर्टी वहीं पर आप कंपनसेशन क्लेम करोगे, ठीक है। लास्ट में क्या देखिए, सैलरी सिचुएटेड इन द कोड विद द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी सिचुएटेड, ठीक है। अब इसका एक प्रोविजो है, वो कौन सा प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट a suit to obtain a relief respecting or compensation for wrong to immovable property held by or on behalf of defendant may, where the relief sought can be determined obtained through his, सॉरी एक जो 6 क्लॉज था वो रह गया, प्रोवाइजो से पहले जो 6 क्लॉज था ना वो था for the recovery of immovable, for the recovery of movable property actually under restraint or attachment। अब अगर जो पहली हम 5 जो इसकी क्लॉज है वो किसके रिगार्डिंग थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग थी, बट ये क्या कह रही है, अगर हमने रिकवरी करनी है ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी actually restrained or attached, ये क्या है, मनी डिक्री। अगर आपको मनी डिक्री की एग्जीक्यूशन करवानी है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, ठीक है, वहां जहां पर भी जो मूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होएगी, ठीक है,
जैसे कि मान लो कि एक पर्सन ने उधार लिया था अपनी मूवमेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर, ठीक है। अब वो जो उधार था वो चुकता नहीं कर पाया। अब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उससे उसको बेचकर वो अपनी जो उसने नोट डेट दी थी, जो उसने उधार दी थी नोट, उसको रिकवर कैसे करेगा? जो उसने मूल प्रॉपर्टी उसको गिरवी रखेगी, ठीक है। अब जहां पर भी वो मूवेबल प्रॉपर्टी होएगी, ठीक है, जहाँ फिर जो भी जहां पर भी मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच की गई होगी कोर्ट के द्वारा, ठीक है, फॉर द रिकवरी ऑफ मनी, वहां की कोर्ट इस मैटर को डिसाइड करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोवाइजो की। प्रोवाइजो में क्या कह रहा है कि कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी held by or on the behalf of defendant may where the relief sought can be entirely obtained through his personal obedience be instituted either in the court with the local limits of whose jurisdiction the property is situated or in the court with the local jurisdiction the defendant actually or voluntarily resign carry on business and personally work for gain। अगर आपको कंपनसेशन लेना है फॉर द रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपको कंपनसेशन लेना है फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट, तो वहां पर पर्सनल ओबीडियंस का रूल भी अप्लाई होगा। तो आप कहां कहां पर सूट फाइल कर सकते हो? फर्स्ट, जहां पर डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा है। सेकंड, यहां पर वो वॉलंटरली और एक्चुअली रिजाइड कर रहा है। सेकंड है कैरी ऑन बिजनेस, कैरी ऑन बिजनेस। ठीक है, एक्चुअली और वॉलंटरली रिसाइड कर रहा है, ये आपकी प्रोवाइजो में दिया हुआ है, ठीक है। चाहे तो वो वहां पर कर ले जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, ठीक है। अगर आपको कंपनसेशन ऑफ रॉन्ग किसी डिफेंडेंट से लेना है, ठीक है, मान लो जो प्रॉपर्टी है वो कहां पर है? जलंधर में। जिसने रॉन्ग कमिट किया है वो कहां पर है? पर्सन जलंधर, सॉरी, अमृतसर में रिसाइड कर रहा है, या फिर वो कैरी ऑन कर रहा है बिजनेस अपना अमृतसर में। तो जिससे आपने कंपनसेशन क्लेम करना है वो डिफेंडेंट होगा। अब जहां पर भी डिफेंडेंट चाहे तो वो पर्सनली और वॉलंटरली रिसाइड कर रहा है, ठीक है, चाहे वो कैरी ऑन कर रहा है बिजनेस, किसी भी जगह पर आप इन दोनों में से जो प्लेंटिफ है जिसने कंपनसेशन रिकवर करना है डिफेंडेंट से, वो सूट फाइल कर सकता है जहां पर डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा है, जहां पर वो अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का मतलब है वहां पर वही प्रॉपर्टी है जो इंडिया में सिचुएटेड है, ठीक है। ये था सेक्शन 16। अब आ गया सेक्शन 17, सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द jurisdiction ऑफ द डिफरेंट कोर्ट। ये भी आपको सीधे पूछने कि आपको ऐसे स्टेटमेंट देंगे कि सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन jurisdiction ऑफ डिफरेंट कोर्ट, इसका आप सेक्शन बताओ, ठीक है। ये कौन सा सेक्शन है? आपको सेक्शन 17 ऐसे इसकी जो बेयर लैंग्वेज है वो भी याद रखनी है और इसका सेक्शन भी याद रखना है कि अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में है। अब मान लो जो प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टीज है एक फैमिली की जिसके रिगार्डिंग पार्टीशन का सूट फाइल हुआ है। एक जो प्रॉपर्टी है वो अमृतसर में है, जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो जलंधर में है,
जो तीसरी है वो लुधियाना में है, जो चौथी है वो चंडीगढ़ में है। ठीक है, अब ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जिसके रिगार्डिंग पार्टीशन करनी है ब्रदर्स में। बट जो प्रॉपर्टी है पार्टीशन की वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में है और डिफरेंट और सारे ही डिस्ट्रिक्ट के पास पावर्स हैं। अब चाहे तो जो ए और बी जो ब्रदर्स है दोनों, वो किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं पार्टीशन के लिए। चाहे तो वो अमृतसर में कर दे, चाहे वो जलंधर में कर दे, चाहे वो लुधियाना में कर दे और चाहे वो चंडीगढ़ में कर दे और मोहाली। ठीक है, इन चारों ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहीं पर भी वो सूट फाइल कर सकते हैं। उस मतलब कि कोर्ट के पास पावर होगी कि वो बाकी की भी पार्टीशन कर सके, चाहे वो इन्वॉल्व प्रॉपर्टी किसी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में हो। ठीक है, provided that in respect of the value of subject matter of suit the entire claim is cognizable by such court। मैंने आपको पहले ही बताया कि सब्जेक्ट टू कौन से रहेगा हमेशा ही, सब्जेक्ट टू पेक्यूनियरी यूरिसडिक्शन। अब अगर मान लो ये जो कोर्ट है इसके पास 50 लाख तक की पेक्यूनियरी यूरिसडिक्शन है, ये कोर्ट है उसके पास कितनी है 40 लाख की, इसके पास 20 लाख की और इसके पास 10 लाख की। अब इस जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो कितनी है 1 करोड़ है। ठीक है, जब फिर मान लो सॉरी 50 लाख है। अब ये 4 प्रॉपर्टीज हैं इनकी वैल्यू कितनी है 50 लाख। अब देखा जाए सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग कि किसी भी कोर्ट के पास पावर है कि वो डिसाइड कर सकती है सूट अगर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट यूरिसडिक्शन में प्रॉपर्टी है। बट अगर सिर्फ अमृतसर कोर्ट के पास ही पावर है कि वो 50 लाख तक का जो सब्जेक्ट मैटर है उसे ट्राई कर सकती है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है टोटल 50 लाख। तो कहां पर सूट फाइल होएगा अमृतसर में सूट फाइल होएगा। यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ की कोर्ट के पास 40 लाख तक की यूरिसडिक्शन है और लुधियाना वाले कोर्ट के पास 20 लाख की है और मोहाली वाले कोर्ट के पास 10 लाख की है। ठीक है, जब भी आपने सब्जेक्ट मैटर देखना है तो सब्जेक्ट मैटर हमेशा ही सब्जेक्ट टू किसके रहेगा पेक्यूनियरी और लिमिटेड वैल्यू यूरिसडिक्शन का। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 18। Where it is alleged to be uncertain with the local limits of jurisdiction, where 2 or more courts have immovable property is situated, any one of those courts may satisfy that there is ground for entire or dispose of any suit related to property is degree in shall be same like property। अगर प्रॉपर्टी अनसर्टन है, आज के डेज में ये रिडेंडेंट प्रोविजन है। ठीक है, सेक्शन 18 की जो क्लॉज है ना वो आज की डेट में रिडेंडेंट है। ठीक है, अगर मान लो अनसर्टन है, अनसर्टन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन, आज के टाइम में सभी कोर्ट की जुरिसडिक्शन वो सर्टन है। ठीक है, अनसर्टन नहीं है। बट अगर अनसर्टन थी तो किसके पास वो जाता था रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, आज के टाइम पे ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, बट हाँ वो आपको प्रोविजन जरूर पूछते हैं। प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट आर अनसर्टन। आज के टाइम में ये क्या हो चुकी है प्रोविजन रिडेंडेंट प्रोविजन हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया सेक्शन 19 सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन or movables, where the suit is for compensation for wrong done to the person or to movable property if wrong was done within the local limits of jurisdiction of one court within
jurisdiction of one court and defendant reside or carries on business or personal work for gain within the local limits of the jurisdiction of another court. This court may be instituted at the option of the plaintiff in either of these said courts. जो सेक्शन 19 है, सेक्शन 19 में क्या है, अगर रॉन्ग और टॉट कमिट हुआ है उसके रिगार्डिंग आपने कंपनसेशन लेनी है। दूसरा किसके रिगार्डिंग लेनी है, मूवेबल प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है, मूवेबल जो प्रॉपर्टी है अगर उसके रिगार्डिंग आपने कोई कंपनसेशन लेना है तो आप सूट कहां पर फाइल करोगे, फर्स्ट वेयर डिफेंडेंट रिजाइड, यहां पर डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा है, सेकंड कैरी ऑन बिजनेस, ठीक है, थर्ड पर्सनली वर्क फॉर गेन, पर्सनली वर्क फॉर गेन, ठीक है। अब 3 जुरिडिक्शन है, अब प्लेंटिफ के पास ऑप्शन है कि वो इन 3 जगहों में से किसी भी एक प्लेस पर, इन तीनों प्लेसेस में से किसी भी एक प्लेस पर सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल है ए रिजाइड इन दिल्ली, बी डी इन कैलकाटा, ए बी सू आइदर इन कैलकाटा और दिल्ली, ठीक है। इस पर एक मैक्सिम है दैट इज मोवेलिया पर्सोनम, ठीक है, मतलब कि फॉलो दी पर्सन, जो सेक्शन 19 है उसका लीगल मैक्सिम कौन सा है, मोवेलिया सिक्योर्ड पर्सोनम, ठीक है, मतलब कि मोवेलिया फॉलो दी पर्सन, ठीक है। अब प्लेंटिफ के पास अगर किसी ने टॉर्ट कमिट किया या फिर किसी पर्सन ने मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कंपनसेशन लेनी है, जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट जहां पर रिजाइड कर रहा है, पर्सनली कैरी ऑन कर रहा है बिजनेस और पर्सनल वर्क गेन, कहीं पर भी उसके पास ऑप्शन है कि वो सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्शन 20 है वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।